स्वागत है आपका आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल में। और न्यूजीलैंड और भारत का जो मैच खेला जा रहा है उस पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जिस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी रहे हैं, संदीप जोशी जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पूरे मैच पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। टोल फ्री नंबर आप फटाफट नोट कर लें, 1800 एक बार फिर नंबर ध्यान से सुन लीजिए, 1800 इसके साथ ही अगर आप इस नंबर पर हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बाकी की दो नंबर आप एसटीडी कोड डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं, यानी 011 आप उसमें लगाइएगा। नंबर आप ध्यान से सुन लीजिए, 23421080। एक बार फिर से सुनिए नंबर 23421080 और 23421090। इन नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल मैच के दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या टीम में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा जो अब तक का आंकड़ा है न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले गए मैच का, उस पर एक जरा सा सुन लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान बहुत ही रोचक मुकाबला आज होने जा रहा है। आपसे थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि T20 रैंकिंग में भारत की रैंकिंग जरूर न्यूजीलैंड से ऊपर है, लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा कहीं भारी है। इंडिया ने किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के मैच में न्यूजीलैंड को 2003 में आखिरी बार हराया था, और वो भी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुए पिछले 5 आईसीसी मैचेस में न्यूजीलैंड ने ही भारत को 4 बार हराया है। तो इस समय इतिहास क्या बदलने का समय आ गया है? कुल मिलाकर अगर वर्ल्ड कप्स की बात की जाए तो भारत ने केवल एक बार न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप मैच में हराया है, और वो था 1987 का वर्ल्ड कप मैच नागपुर में, जो 31 अक्टूबर 1987 को खेला गया। इस मैच को भारत ने 9 विकेटों से जीता था, और ये मैच हमेशा हमेशा के लिए इसलिए यादगार बना रहेगा क्योंकि उस मैच में सुनील गावस्कर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एकमात्र शतक बनाया था, 103 रन नॉट आउट, और उसी मैच में भारत के चेतन शर्मा ने हैट्रिक बनाई थी। तो आप समझिए कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि न्यूजीलैंड कहीं भारी लग रही है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्योंकि 2020 में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज हुई थी 5 मैचों की, उसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया था। हमारे खास मेहमान भी हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, फिर हम जानते हैं कि आखिर क्या कहना है विराट कोहली का इस पूरे मैच के ऊपर। संदीप जी, सबसे पहले तो यही, जैसे कि मजबूत मानी जा रही है न्यूजीलैंड की टीम T20 के आंकड़ों को देखते हुए, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की जो पूरी ऊपरी क्रम जो है वो काफी मजबूत देखा जा रहा है। एक मैच में अगर रोहित शर्मा नहीं चलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरी टीम को देखें तो शायद हम न्यूजीलैंड से ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। जी, सभी श्रोताओं को बहुत शुभकामनाएं। आपने इतिहास की बात हुई, तो जो जीवन है वो सफेद और काले तंतु का बना हुआ है। ये क्रिकेट जो हो रहा है ये सफेद गेंद से हो रहा है, तो इसलिए जो भी इतिहास इससे पहले का है वो लाल और पुराना हो चुका है। तो अपन देखेंगे कि आज कैसा दोनों टीमों में से खेलती हैं, वो सबसे बड़ी चीज होगी। और जैसा कि कहावत है, देयर आर डेज एंड देयर आर डेज। लेकिन क्या लगता है, दोनों कप्तानों के ऊपर प्रेशर होगा। पाकिस्तान से दोनों ही टीमें अपने अपने मैच गंवा चुकी हैं, ऐसे में ज्यादा प्रेशर आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर है, न्यूजीलैंड के कप्तान के ऊपर है, या भारत के कप्तान के ऊपर हो? देखिए, ये वर्ल्ड कप है, ये 2 साल में एक बार होता है, और प्रेशर जो चीज है वो तो दोनों पे ही होगी, कप्तानों पर। विराट कोहली पहले ही अपना घोषित कर चुके हैं कि वो इसके बाद T20 के कप्तान नहीं रहेंगे। केन विलियमसन जो कप्तान है, बहुत अच्छे कप्तान हैं और बहुत भले इंसान हैं, जिसके कारण उनकी अपनी टीम में बहुत श्रद्धा और प्रेम है उनके लिए। तो प्रेशर तो वर्ल्ड कप का है, लेकिन देखने वालों के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे ही दोनों टीमें ग्राउंड पे एक बार उतरेंगी, सबके प्रेशर अपने आप निकल जाते हैं, और फिर जो
हिम्मत से और आत्मविश्वास से उस दिन खेलेगा वो जीतेगा। चलिए, ये तो हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि जो वहां पर जाएगा, जो अपनी परफॉर्मेंस सही देगा वो जीतेगा। लेकिन विराट कोहली इसको लेकर क्या कहते हैं, उनको भी जरा हम सुन लेते हैं कि वो एज ए कैप्टन क्या सोचते हैं और उनका क्या जवाब है। There's a good reason why we are playing on the field and not some bunch of spineless people on social media that have no courage to actually speak to any individual in person. They hide behind identities and go after people through social media, making fun of people, and that has become a source of entertainment in today's world, which is so unfortunate and so sad to see, because this is literally the lowest level of human potential that one can operate at, and that's how I look at these people. We as individuals understand what we want to do on the field and the strength of character and mental toughness we have, and precisely why we are doing what we are doing on the field, and none of these people are even in the vicinity to even imagine doing something like that. They do not have the courage or the spine to do that. That is how I see things. So we as a group understand how we need to stick together, how we need to back individuals, how we need to focus on our strengths. We are not going to go around and announcing to everyone what we do and how we do it. We just carry on doing the business that we are supposed to do, and if a game goes off, you take the learnings from it and move forward. And not one game is more important than the other. Every game of cricket is as important, and so will be the case in the next game as well. एवरी गेम इज इम्पोर्टेंट, और उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और हर एक खिलाड़ी की वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शमी जिस तरह से ट्रोल हुए, शमी को लेकर विराट कोहली का अपना नजरिया क्या है, उसको भी एक बार हम सुनते हैं, क्योंकि लगातार शमी को टारगेट किया जा रहा था एक मैच की परफॉर्मेंस देखकर, और विराट ने ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश की, यानी कि साफ साफ आईना उन्होंने दिखा दिया कि भाई जिस तरह से आप शमी को ट्रोल कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरह से आईना दिखाया, सुनते हैं। They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and he's been our primary bowler with Jasprit Bumrah when it comes to making an impact in games in Test cricket. You see him run into bowl. I mean, if people can overlook that and his passion for the country, I honestly I don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%, and all those who have attacked him can come with more force if they want to. Our brotherhood, our friendship within the team, and nothing can be shaken. And I can guarantee you that as the captain of the team, that we have built a culture where these things will not even infiltrate into this environment 0.0001%. And that is a absolute guarantee from my side. तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से शमी का यहाँ बचाव करते हुए विराट कोहली नजर आए, लेकिन समझना ये होगा कि भाई क्रिकेट में अनसर्टेन होता है सब कुछ, पहले से कुछ तय नहीं होता। एक खिलाड़ी का काम होता है कि वो फील्ड पर किस तरह से अपने आप को 100% अपनी परफॉर्मेंस वहां पर देता है, और शमी ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन शायद जो वहां पर ड्यू है उसकी वजह से मुश्किल हालात पैदा होते हैं। देखिए, पहले तो शमी की जी बात करते हैं। शमी का सब लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट देखते रहे हैं, समझते हैं, उन सबको मालूम है कि शमी कितने अच्छे गेंदबाज भारत के लिए रहे हैं। और विराट ने बहुत अच्छी बातें कही, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो उन्होंने एक वर्ड इसमें किया कि ये सोशल एंटरटेनमेंट बन गया है, कि लोगों को आपको ट्रोल करना, उनके पीछे पड़ना, उनको नीचा करने की कोशिश करना, इसलिए ये बिल्कुल वाहियात है। जो भी ऐसा करता है वो न खेल समझता है, न खेल जानता है, और न खेल से प्रेम करता है। क्योंकि एक वक्त ये भी था संदीप जी कि जब सौरव गांगुली कैप्टन हुआ करते, तो उस वक्त भी जब इस तरह से मीडिया में चीजें निकलती थी, ट्रोल हुआ जाता था, तो वो कहते थे कि आप मैगजीन या न्यूज़पेपर उस दौर में, उस वक्त में पढ़ना ही बंद कर दीजिए, तो थोड़ा सा मीडिया से दूर हो जाते हैं, दूरी बना लेते थे। तब की एक छोटी सी बात आज एक दूसरी है, वो ये कि सोशल मीडिया तब उतना नहीं था, और दूसरा कि अखबार जरूर लिखते थे कुछ भला बुरा, लेकिन वो सुबह आते थे। आज जो 24 घंटे का जो सोशल एंटरटेनमेंट चल रहा है लोगों का, बदतमीजी का, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और विराट कोहली ने बहुत शानदार बात कही और बहुत गहरी बातें कही। अब आपने कहा ओस की बात। देखिए, इस कोरोना काल में 2 और बीमारी क्रिकेट से आ गई हैं, वो है टॉस और ओस का बॉस।
तो ये इस पूरे विश्व कप में आप देखें कि टॉस बहुत महत्वपूर्ण खेल खेल रहा है अपना। एक टाइम तक कहा जाता था कैचेस विन द मैचेस, लेकिन अब टॉसेस विन द मैचेस। ये इस वर्ल्ड कप की बात है, ये हर समय नहीं होगा। ये क्योंकि कोरोना काल का समय है और फिर ऐसी मौसम माहौल देख के वर्ल्ड कप कराए जाते हैं, तो आगे ना होगा ऐसा, वो उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ा खेल इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। दो चीजें देखी गई, दो परिवर्तन की भी लोगों ने कहा। एक्सपर्ट जो हमारे पूर्व क्रिकेटर रहे उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। दो खिलाड़ियों को लेकर काफी चर्चा इस समय हो रही है, एक तो शार्दुल ठाकुर को लेकर और एक हार्दिक पांड्या को लेकर। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर दोनों फिट हैं तो हार्दिक पांड्या का खेलना ज्यादा बनता है, लेकिन अगर दोनों फिट नहीं है, जो कि बात क्या है कि हफ्ते भर से इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी और कोई पत्रकार को वहां जाने का नहीं, देखने का नहीं मिला, तो सारा जो दारोमदार है वो जब टीम वाले बताएंगे कुछ तब पे हो गया है। तो ये किसी को नहीं मालूम है कि हार्दिक पांड्या को जो कंधे पे बॉल लगी या उनकी जो पीठ लंबे समय से उनको तंग कर रही है, वो अब किस हालत में है। अगर वो पूरी तरह फिट हैं, मतलब अगर वो 90% भी फिट हैं और 1-2 ओवर भी गेंद कर सकते हैं, तो शार्दुल की जगह मुझे लगता है कि अभी भी विराट कोहली हार्दिक को ही खिलाने का सोचेंगे। विराट कोहली खुद भी कह रहे हैं कि वो खुद भी गेंदबाजी कर सकते हैं अगर 1-2 ओवर डालने की बात आई, तो ऐसा क्या संभव है और क्या ये सही रहेगा? देखिए, ये तो T20 है और वो कप्तान है, वो फील्ड पे चाहे तो जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन उनका गेंदबाजी करना वो अभी तक तो पिछले सालों में दिखा नहीं। उनसे धोनी ने जरूर गेंद करवाई है, लेकिन उन्होंने खुद गेंद नहीं करी। वार्म अप मैचों में उन्होंने, वार्म अप मैच में तो वो तो प्रैक्टिस के तौर पे, खेल के तौर पे कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली, ये नौबत आएगी कि विराट कोहली को गेंद करनी पड़े और फिर भी भारत जीत जाए। ये एक मुश्किल है। लेकिन चूंकि हार्दिक पांड्या को लेकर और शार्दुल ठाकुर को लेकर बातचीत है, एज ए कैप्टन विराट कोहली क्या सोचते हैं इन दोनों खिलाड़ियों पर, इसको सुनते हैं। Hardik's fine. If you're talking about the blow on the shoulder, he's absolutely fine. Yeah, he's definitely who's in our plans constantly. Making a case for himself, and he is definitely someone that can bring a lot of value to the team. Now, what role he plays or where he fits in, that's something that I cannot obviously talk about right now. But yes, Shardul is someone who's got great potential, and he will add great value to the team. तो यहाँ पर क्या सोचते हैं एज ए कैप्टन विराट कोहली, क्योंकि उन्हें पता है कि किस खिलाड़ी के पास क्या खासियत है और इसीलिए उन्होंने टीम को बहुत ध्यान से चुना है और अपनी जो 11 खिलाड़ियों की सूची तैयार की, उसमें वो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करना चाहेंगे। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो टीम खेली वही खेलेगी, लेकिन आपको लगता है कि अगर कुछ चेंजेस अगर यहाँ पर हो सकते हैं, भुवनेश्वर को लेकर सोचा जा सकता है? देखिए, भुवनेश्वर को तो मुझे लगता है कि पिछले मैच के बाद उनको तो ड्रॉप करना बनता ही है। मेरे हिसाब से भुवनेश्वर की जगह शार्दुल को चांस दिया जा सकता है और पिच देखकर वरुण की जगह राहुल चहर को भी देखा जा सकता है। लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा कि जो अंदर टीम के अंदर वहां लोग हैं वो ज्यादा इनकी फिटनेस और पिच को देखकर, पिच को समझकर जो फैसला लेंगे वो उनके हिसाब से ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की बात करें तो वहां पर केन विलियमसन जो है वो पूरी तरह से अभी फॉर्म में नहीं है जिस तरह का फॉर्म में उन्हें होना चाहिए। एक स्थिति और टीम इंडिया के सामने आई है जो लेफ्ट आर्म पेस अटैक, उसमें थोड़ा सा दुविधा में रहते हैं जो टॉप ऑर्डर है भारतीय। देखिए, शुरू में तो वहां स्विंग होती है हल्की गेंद, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा होगा, थोड़ी सी नमी रहती होगी पिच पे, तो वो गेंद थोड़ी स्विंग होती है और वो कोई भी स्विंग बॉलर जो होगा वो कराने की कोशिश करेगा। तो बोल्ट भी यहाँ से न्यूजीलैंड की तरफ से स्विंग कराएंगे, और लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज का यही तो मुख्य योगदान रहता है कि वो नई गेंद को कैसे स्विंग को उसकी नजरअंदाज करके उसको दबाकर फिर अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू करें। तो बोल्ट के ओवर हैं या एक दो ओवर देख लें रोहित और राहुल,
और उसके बाद अपने स्ट्रोक्स खेलने शुरू करें। इसीलिए वो दोनों सबसे अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं भारतीय टीम। और मुझे नहीं लगता कि राहुल यहाँ पर रोहित शर्मा इस बार कोई चूक यहाँ पर करेंगे या केएल राहुल चूक करेंगे। फिलहाल एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जडेजा, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार, हमारे सब श्रोता मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। शैलेंद्र जी, मैच बहुत खास है आज का, क्योंकि आज दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं, क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्यों? देखिए, सारे मैच खास होते हैं, आज का थोड़ा ज्यादा खास है, क्योंकि अगर ये हार जाती है कोई भी टीम तो उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। मेरा हमेशा से फेवरेट इंडियन टीम रहा है। हालांकि मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड खेल रहा है, ये दोनों फाइनल के काफी दावेदार हैं। आज के मैच की बात करें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन क्या कैसे करे, इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो 200 प्लस का टारगेट उनको सोच के चलना चाहिए। दे शुड कीप इन माइंड जो 2003 की सेमीफाइनल मैच विद पाकिस्तान हुई थी साउथ अफ्रीका में, और वही शोएब अख्तर को जिस तरीके से सचिन ने ओपन करके खेला था, ऐसे ही कुछ टारगेट करके वी शुड गो अहेड। 200 प्लस रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर चेस करने की बारी आए तो उनको अगर 160 जितने में रिस्ट्रिक्ट कर सके तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी है उसको काफी स्ट्रांग माना जा रहा है इंडियन टीम की अपेक्षा। कोई संकोच, अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है डेफिनेटली, पर हमारी बैटिंग लाइनअप वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड है। तो आज वही टेस्ट है कि बैटिंग बॉलिंग को कैसे काउंटर कर पाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ज्यादा सोचे बिना वी शुड जस्ट कीप एंड प्ले इन नेचुरल कोर्स, टेक इंस्पिरेशन। हमने पहले किस तरीके से खेला है, काफी मैचेस ऐसे क्रंच मैचेस हमने जीती हुई है। 87 की वर्ल्ड कप में 50-50 का वर्ल्ड कप था, हालांकि हमने न्यूजीलैंड को ऐसे ही एक क्रंच गेम में हराया था। तो बस आगे खेलते जाना चाहिए। रही बात ट्रेंट बोल्ट या किसी और उनके बॉलर की, प्ले हिम ऑन द मेरिट्स ऑफ हिज बॉलिंग। आपके अकॉर्डिंग, अभी हमने संदीप जी से भी यही प्रश्न किया, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, कोई चेंजेस भारत को करने चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से करने चाहिए। रविचंद्रन अश्विन शुड डेफिनेटली प्ले, शायद वो वरुण चक्रवर्ती के स्थान पे आ सकते हैं। और इट्स अ टॉस अप, बट वेदर हार्दिक पांड्या की जगह मेरे हिसाब से ईशान किशन को खिलाना चाहिए। चलिए, हम इस पे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमने इन सारी चीजों पर अपने दोनों एक्सपर्ट से चर्चा की कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रवि चंद्रन के बारे में, अश्विन के बारे में कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है कि पिछली बार उनको ना खिलाया जाना उचित नहीं था? देखिए, अश्विन बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनकी मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनकी जगह बिल्कुल बनती है भारतीय टीम में। लेकिन जो भारतीय टीम का बैलेंस समझने की कोशिश करेगा, वो ये देखेगा कि एक जो सरप्राइज एलिमेंट अपनी बॉलिंग में लाना चाहिए, उसके लिए वो वरुण को पहले उन्होंने प्रेफर किया, और फिर शायद राहुल चहर को भी कर सकते हैं। लेकिन अश्विन एक तो काफी लंबे समय तक खेलते रहे हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं, तो सारी टीमें उनको अच्छे से वनडे क्रिकेट में अश्विन बहुत अच्छे रहेंगे, 10 ओवर फेंकने हैं। लेकिन इसमें 4 ओवर भी 3 स्पेल में करने पड़ जाते हैं कई बार, तो उसमें ये रहता है कि फिर सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि वरुण या चहर में दोनों में से ज्यादा अच्छे से रहेगा। आपको क्या लगता है दोनों में से किसको होना चाहिए? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मेरी ये है कि वरुण को एक मैच खिला लिया तो एक मैच राहुल चहर को भी खिला के देखना चाहिए, और एक लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर का आना इन विकेटों पे जहां पे बहुत लंबे स्कोर नहीं हो रहे। उन्होंने 200 रन कहे, 200 रन तो अभी तक नहीं हुए पूरे विश्व कप में, और मुझे नहीं लगता कि 200 के कोई आसपास भी टीम पहुंचेगी। पहले भी बल्लेबाजी करके या बाद में बल्लेबाजी करने का तो कोई वो ही नहीं है। तो 160-65 रन ही हुए हैं इस टूर्नामेंट में, 155 ज्यादातर हुए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 200 होंगे, और ये विकेटें बहुत मारधाड़ की करने की नहीं है। यहाँ पे तो टिक कर, जम कर, दौड़ कर भी, और जब गेंद मिले तब मारने का है।
लेकिन जैसे कि 2020 की जब हम बात करते हैं, वनडे में भी थोड़ा सा हमें वक्त मिलता है, 2020 में हमें वक्त नहीं मिलता, इसलिए हमें अपने सारे पक्ष जो है मजबूत रखने होते हैं, फील्डिंग के लिहाज से, बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था भारत का, उसमें हम कहीं ना कहीं फील्डिंग पे भी उतना मजबूत नहीं दिखे, या हमारी जो गेंदबाज थे अगर ठीक तरह से गेंदबाजी करते तो और फील्डिंग को सही करते तो भी मैच हमारा निकल सकता था। देखिए ये जो इस तरफ भी ध्यान देना होगा हमें। जी, ये जो सोशल एंटरटेनमेंट वाला जो मुद्दा विराट ने उठाया ना, वो भी यही है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान खेलते हैं तो ऐसा होता है कि खेल हो ना पहले इंडिया जीत जाए, या पाकिस्तान में भी ऐसा होता होगा कि खेल हो ना पहले ही पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन खेल इन सब चीजों से अलग है। खेल से प्रेम करने वाले तो खेल को खेलने पर ही उससे प्रेम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, और ये चलता रहा है, खेल को खेल ही समझा जाए। लेकिन ये भी कहा जाता है, जो कि हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं, एक वक्त था कि जॉन्टी रोड्स जैसे खिलाड़ी लगभग 15 से 20 रन रोक लेते थे। फिर इंडियन टीम में भी सोचा जाने लगा कि ऐसे प्लेयर्स हों, तो युवराज सिंह और मोहम्मद कबीर एक साइड जब खड़े होते तो पॉइंट या गली में, तो वहां पर रोकते थे। क्या लगता है कि अगर इस पक्ष से भी हम 20 से 30 या 25 रन रोकते हैं तो उसका असर पड़ जाता है, ऐसे में इस पक्ष पर भी सोचना होगा। देखिए अब तो इस समय तो ये हाल है कि हर टीम में जॉन्टी रोड्स हैं, हर टीम में अजय जडेजा हैं, सॉरी रविंद्र जडेजा हैं, हर टीम में है। तो फील्डिंग तो सभी की बहुत अच्छी हो गई है। वो अलग बात है कि किसी एक दिन कोई एक टीम का दिन खराब हो जाए और फील्डिंग खराब हो जाए। फील्डिंग तो अब सभी टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं, हिंदुस्तान की भी फील्डिंग बहुत अच्छी है। चलिए, तो हिंदुस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी है टीम इंडिया की, और आज के इस मैच में फर्स्ट क्लास करने की कोशिश है। चलिए हमें कॉलर लेते हैं यहाँ पर हमारे साथ, क्योंकि आपको भी हम जुड़ रहे हैं एज एन एक्सपर्ट। आप क्या सोचते हैं क्रिकेट के बारे में, इन पर भी चर्चा कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 1800110126 टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं लग रहा, आप हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़े। हेलो हेलो सर, अपना नाम बताइए। हाँ जी नमस्कार जी सर, मैं आदर्श में दिल्ली से संजय कुमार मालाकार बोल रहा हूँ। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट से। सर मैं ये सर आपकी पूरी टीम को सर नमस्कार, और मैं सर आज भारत और न्यूजीलैंड मैच के बारे में बोलना चाहूँगा जी। कि आज हमारी टीम बहुत अच्छे फॉर्म में खेलेगी। रोहित शर्मा अच्छे खेलेंगे और विराट कोहली भी, और मैं सर आज इंडिया की जीत के लिए बधाई था इंडिया को, और मैं सर पूरा विश्वास है कि आज इंडिया मैच जीतेगी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी ने पहले ही कह दिया कि इंडिया मैच जीतेगी यहाँ पर, और कोशिश भी है हर खिलाड़ी जो कि भारतीय टीम से जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर वो यही कहेगा कि भाई टीम इंडिया जीतनी चाहिए। एक और कॉलर हम ले लेते हैं, जरा समझते हैं। हेलो, हमारी आवाज पहुंच रही सर आप तक? हेलो हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ सर, विमान बोल रहे हैं दिल्ली से। रिजवान जी बताइए क्या कहना है आपका? बोल रहे हैं इंडिया का क्या स्थिति है सर? सर इंडिया का मैच शुरू होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपको हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना हो या आप अपनी कोई राय देना का मतलब ये कि रविचंद्र अश्विन को खिलाना चाहिए। अच्छा, चेंजेस के बारे में ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल खिलाया जा सकता है, लेकिन वो टीम जो अंदर है, टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली, वो पिच देख के ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। पिच बहुत मैटर करती है वहां पर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से। हेलो जी, एक गुजारिश है आपसे, आपका जो वॉल्यूम काफी तेज है उसको जरा कम कर दीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए हमसे। जी मेरा नाम सत्यम गुप्ता है। जी सत्यम, और आपको नमस्कार सर। प्रणाम, बताइए क्या सवाल आपका? मेरा सवाल हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को लेकर आपका क्या? हार्दिक पांड्या को लेकर। हार्दिक पांड्या ने तो अभी बॉलिंग करी नहीं है पूरे इस वर्ल्ड कप में। जी। अब ये देखना चाहिए कि अगर वो खेलते हैं तो कम से कम 1 या 2 ओवर फेंकने के लायक तो वो हो जाएं, तो कुछ सहायता बॉलिंग को, भारतीय बॉलिंग को मिल जाएगी। बिल्कुल, ये भी देखने को मिला था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस उन्होंने की है धोनी के सामने, अपने मेंटर के सामने, तो चांसेस कहीं ना कहीं बन रहे हैं यहाँ पर कि हाँ वो खेल सकते हैं, और हो सकता है अगर 2 ओवर भी गेंदबाजी वो करते हैं तो मेरी समझ से मैच पलट सकते हैं।
बिल्कुल, उनकी 2 ओवर गेंदबाजी ही बहुत जरूरी है। जी, चेंजेस को लेकर बहुत बात चलते हैं। कॉलर हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं जी, इस वक्त, जी, उनसे हम बिल्कुल। बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हेलो। हाँ, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ, पहुंच रही। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। ईश्वर डाकी। जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या की जगह ईशान किशन को क्या मिलाई? चलिए, ईशान किशन की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली है। जी। ये बिल्कुल खिलाया जा सकता है। हार्दिक पांडे की जगह अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं कर सकते हैं तो ईशान को बिल्कुल खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बिल्कुल सही इन्होंने सवाल किया, इनको बहुत बधाई। ये चेंज अगर होगा इंडिया, तो इंडिया की बैटिंग जो पहले मैच में लड़खड़ाई हुई थी, वो उस शुरुआत से जो कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में खेलेगी, वो बहुत जरूरी है। और ईशान अच्छा कर रहे हैं, उनको बिल्कुल टीम में जगह मिलनी चाहिए, बेशक कहीं भी बैटिंग करें। लेकिन संदीप जी, यहाँ मुझे लग रहा है एक ऑलराउंडर की कमी ज्यादा हमें खल रही है। ईशान किशन की अगर हम बात करेंगे और हार्दिक पांड्या को, क्या कंपेयर करना ठीक रहेगा? ये बिल्कुल जरूरी है कि ये एक ऑलराउंडर की टीम में हो जो 6 या 7 नंबर जी। पे बैटिंग करे। लेकिन उसके लिए अपने पास एक रविंद्र जडेजा है ऑलराउंडर। पूरी टीम अपन ऑलराउंडरों से नहीं भर सकते। अगर अगर इन 5 गेंदबाजों पे जोर आता है कि उनको 5 ही हैं और छठा कोई भी ऑप्शन नहीं है इंडियन टीम के पास, जी। तब अपन फंस सकते हैं। लेकिन अगर अपन बैटिंग करके हार्दिक पांडे के नंबर पर बैटिंग करे और रन कर दे तो बहुत अच्छा है। जी, इसके अलावा अगर हम बताएं, न्यूजीलैंड की अगर टीम की तरफ नजर डालें तो ज्यादातर ऑलराउंडर ही हैं उनके टीम में। शायद इसी वजह से उनकी जो बैटिंग लाइन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। मुझे उनकी जो बीच की बैटिंग लाइनअप है, मध्य क्रम है उनका, वो कमजोर लगता है थोड़ा। शुरुआत ठीक है उनकी, केन विलियमसन तक ठीक है, लेकिन उसके बाद उनके बहुत ज्यादा ऑलराउंडर भरना भी, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं और आप तेजी से रन नहीं बना सकते, लेकिन आपको टिक कर खेलना है और अपनी इनिंग्स को बढ़ाना है आगे। तब जो ये ऑलराउंडर हैं जो लप्पेबाजी करने में माहिर हैं, उनको दिक्कत आ सकती है उनके साथ। टीम सऊदी काफी खतरनाक साबित हो रहा है विराट कोहली के लिए। अब तक उनका रिकॉर्ड 6 बार आउट कर चुके हैं विराट कोहली को, रोहित को 5 बार आउट कर चुके हैं और केएल राहुल को 1 बार उन्होंने आउट किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों को उन्हें संभल कर खेलना होगा। बिल्कुल, मैं तो ये बात पहले बोला ही था कि शुरुआत के जो ओवर हैं वो तो संभल के खेलने ही होंगे, और फिर उसके बाद जब अपनी लय में आएंगे तब आप मारना शुरू करें। तो ओपनरों पे T20 क्रिकेट जितना छोटा होता जाता है, उतना जो शुरू ऊपर के बल्लेबाज हैं उन पर ज्यादा भरोसा रखना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि ये मुकाबला कितना रोचक होने वाला है। और इस पूरे क्रम पर, इस पूरे घटनाक्रम की जहां तक बात करें, मैच जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है, उसमें हम सबकी नजर यूं ही बनी रहेगी। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें रविंदर जी आपका और ऑल इंडिया रेडियो का। तो आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। आपने अपनी प्रोडक्शन करिए और इसी तरह से हम आपके लिए T20 करेंट बॉल प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल रविंद्र को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर। That was T20 Cotton Bold on FM Rainbow.